निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव होता है। कोशिका के अभाव में सजीव का निर्माण जो है असंभव होता है। कथन ए और दो दोनों सही है। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है कोशिका झिल्ली को, इसके बाद कोशिका द्रव को और कोशिकीय द्रव स्थिति कोशिकांग को, कोशिकीय द्रव में स्थित जो है कोशिकांग को भी कहा जाता है, यानी इनमें सभी को। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक शामिल नहीं है? साइटोसोम के अंतर्गत जो है कोशिका झिल्ली आता है, कोशिका द्रव की स्थिति कोशिकांग आता है, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग आएगा, लेकिन केंद्रक जो है नहीं आएगा। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो बढ़ने और विभाजन की क्षमता होती है उसे आर्गे ज्वाइंडस कहते हैं, आर्गे ज्वाइंडस कहते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय संरचना आर्गे ज्वाइंडस नहीं है? आर्गे ज्वाइंडस नहीं है, सेंट्रोसोम नहीं है। आर्गे ज्वाइंडस सेंट्रोसोम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है। जैसे कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है, सही है। कोशिका की संख्या जीवों के शरीर के आधार पर निर्भर करती है, ये भी सही है। अलग अलग संरचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का समूह को ऊतक कहा जाता है। तो ये गलत है। कोशिका अलग अलग आकार की होती है। तरल मेजोइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। कोशिका की झिल्ली की संरचना को बताता है। ठीक। इसके बाद यह मॉडल 1772 में सिंगार और निकोलस ने प्रस्तुत किया था, ये भी सही है। इसके बाद इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में दो फास्फोलिपिड अणुओं के परत के बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है, ये भी सही, यानी 1 2 3। कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया तथा पेंजिया जैसी संरचना का निर्माण करता है? कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया तथा पेंजिया जैसी संरचना का निर्माण करता है? तो करता है कोशिका झिल्ली करता है। फिर प्रासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? प्रासरण की क्रिया जो है कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होती है। प्रासरण की क्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होती है। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा कथन एक सही नहीं है? यानी राइबोसोम जो है, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, सही है। इसके बाद 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक होता है तथा इसके 2 सब यूनिट होते हैं, 30S और 80S, ये भी सही है। अस्सी एस राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके भी 2 यूनिट होते हैं, 40S और 60S, ये भी सही है। राइबोप्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है, लिपिड की नहीं, प्रोटीन और आरएनए का। प्रोटीन और आरएनए का बना होता है राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी संरचना पाई जाती है जो शोषण तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है?
प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो शोषण तथा कोशिका विभाजन में कार्य करता है? पायरोक्सोम। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है? गोल्जी का है। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? तो गोल्जी का है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिकीय द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? तो अंतरप्राय जालिका बनाती है। यानी निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना कोशिकाएं परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? अंतरप्राय जालिका। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चिकनी अंतरप्राय जालिका SER प्रोटीन के संश्लेषण तथा स्रवण में भाग लेता है। प्रोटीन के स्रवण में भाग नहीं लेता है। इसके बाद खुरदरी अंतरप्राय जालिका लिपिड तथा स्टालेंट के संश्लेषण में सहायक होता है। यह भी इसमें नहीं होता, यानी 1 और 2 कोई सही नहीं है। कोशिका का अंचल संपत्ति किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। इसके बाद हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका को गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कलेक्टर कहा जाता है। यानी 2 और 3 सही है। यानी कि हरित लवक जो है कोशिका का रसोई घर है, कोशिका का रसोई घर हरित लवक, और गोल्जी काय को कोशिका के ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, जीन को आनुवांशिक इकाई कहा जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही है। एक और 2 दोनों सही है। फिर कोशिका के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं होता है? तो गोल्जी काय द्वारा नहीं होता है, संवेष्टन का कार्य होता है, ठीक ना, संवेष्टन का कार्य होता है। इसके बाद सत्रवहन का कार्य होता है, संग्रहण का कार्य होता है, लेकिन अंतरक कोशिकीय पाचन का कार्य नहीं होता है। अंतरक कोशिकीय पाचन का कार्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? जैसे कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया सही है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा अंगक जो है लवक है, लिम्पिड, ये भी लवक है, ये भी सही है। इस आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, प्लेट कण जो है ना, प्लेट कण
रेफ्रिसोम नहीं होगा, रेफ्रिसोम नहीं होगा, राइबोसोम होगा, राइबोसोम। प्लेट कण जो है राइबोसोम होगा, यही गलत है, राइबोसोम होगा, राइबोसोम। निम्नलिखित में से कौन अर्धसंवहक कोशिकांग है? अर्धसंवहक कोशिकांग जो है, अर्धसंवहक कोशिकांग है जैसे हरित लवक है और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये दोनों क्या है? अर्धसंवहक कोशिकांग है। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस अंगक का अभाव रहता है? तो गोल्जिकाय का अभाव रहता है, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का और अंतरपरायजालिका का और रहता है हरित लवक का, यानी कि और डीएनए का अभाव नहीं रहता है। 1 2 3 4 यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिकांग अंगक का अभाव रहता है? तो गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतरपरायजालिका और हरित लवक। फिर निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में जो है लवक भी पाया जाता है, इसके बाद कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका में पाया जाता है और बड़ी रिक्तियाँ भी पाया जाता है, यानी इनमें से सभी। फिर निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधा की कोशिका में नहीं पाया जाता है, यानी जंतु में पाया जाता है और पौधा में नहीं पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जंतु में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु में पाया जाता है। इसके बाद लाइसोसोम पौधा में नहीं, ऐसे लाइसोसोम भी पाया जाता है और कोशिका झिल्ली भी पाया जाता है जंतु में, लेकिन सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, पौधा की कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो पौधा में माइटोकॉन्ड्रिया भी हो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, इसके बाद लाइसोसोम भी हो जाएगा और कोशिका झिल्ली भी हो जाएगा, लेकिन सेंट्रोसोम जो है पौधा में नहीं पाया जाता है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडन एवं स्वान किया था, स्लाइडन और स्वान किया था। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? सृष्टिकर्ता की भूमिका जो निभाता है वो निभाता है आपका केंद्रक। सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? केंद्रक निभाता है। फिर निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? किस कोशिका अंगक में जो है लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम बनता है गोल्जिकाय में। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग अंगक में लाइसोसोम बनता है? गोल्जिकाय में। निम्नलिखित में से कौन सी अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? यानी अपने डीएनए में उपस्थित जीन के सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं को प्रोटीन को संश्लेषित करता है। तो स्वयं को प्रोटीन को संश्लेषित करता है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, यानी ए और बी दोनों, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। फिर निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जैसे ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है तो उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। इसका वैसी कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा रहता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं, यानी ए और बी दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंगक अपने आकृति को परंतु परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है, यानी आकृति और परिस्थिति के अनुसार जो है बदल जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है अंगक है, अपने आकृति को परंतु परिस्थिति के अनुसार जो है बदल जाता है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका जो है ना, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है। फिर एक पारूपिक कोशिका के अंतर्गत है, एक पारूपिक कोशिका के अंतर्गत जो है वो क्या है? तो साइटोसोम और केंद्रक आता है। एक पारूपिक कोशिका के अंतर्गत क्या आता है? तो साइटोसोम और केंद्रक आता है, साइटोसोम और केंद्रक। सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है, सेंट्रोसोम जो विशेष रूप से भाग लेता है किसमें? तो भाग लेता है
केंद्रक विभाजन में, केंद्रक विभाजन नहीं, केंद्रक नहीं, कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में भाग लेता है। फिर कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, कोशिका जो है यांत्रिक सहायता पाता है, तो यांत्रिक सहायता जो पाएगा वो पाएगा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सभी जीवों में, यानी कि सभी जंतुओं में पाया जाता है, सभी जंतुओं में, सभी जंतुओं में। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, कोशिका जो है यांत्रिक सहायता जो पाएगा वो अंतरपराजलिका में, अंतरपराजलिका में पाएगा, कोशिका यांत्रिक सहायता पाएगा अंतरपराजलिका में। और 70S अगर राइबोसोम बोला जाए, 70S राइबोसोम, तो 70S यानी कि प्रोकैरियोटिक, 70S प्रोकैरियोटिक और 80S जो है यूकैरियोटिक होगा, 80S यूकैरियोटिक, 70S प्रोकैरियोटिक। रंगीन लवक, रंगीन लवक को कहा जाता है, रंगीन लवक को क्या कहा जाता है, तो रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट, रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट। ग्रेनम पाया जाता है, ग्रेनम जो है किसमें पाया जाता है, तो ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, और रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट, रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट और ग्रेनम जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। फिर प्लाज्मा झिल्ली को बनता है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनता है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है आपका लिपोप्रोटीन से बनता है, प्लाज्मा झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनता है। फिर प्रोटीन संश्लेषण में समृद्ध है, प्रोटीन संश्लेषण में समृद्ध है, यानी प्रोटीन संश्लेषण में समृद्ध है राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण में समृद्ध है राइबोसोम। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को क्या कहा जाता है, क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहा जाता है टेलोमेयर, टेलोमेयर, क्रोमोसोम को अंतिम सिरा कहा जाता है टेलोमेयर, और मध्यम सिर को कहा जाता है सेंट्रोमेयर, मध्यम सिर को सेंट्रोमेयर कहा जाता है। कोशिका झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, कोशिका झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो बैक्टीरिया में नहीं होता है, बैक्टीरिया में नहीं होता है। अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र है, अंतर्द्रव्य जालिका केंद्र जो है वह है प्रोटीन संश्लेषण का, अंतर्जालिका केंद्र जो है प्रोटीन संश्लेषण का है। फिर निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका में भिन्न होता है, पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका में भिन्न होता है उस सेंट्रोओल के कारण, सेंट्रोओल के कारण। फिर लाइसोसोम में जमा रहता है, लाइसोसोम में जो जमा रहता है, क्या क्या जमा रहता है, तो लाइसोसोम में जमा रहता है पाचन एंजाइम जमा रहता है, लाइसोसोम में क्या जमा रहता है, पाचन एंजाइम जमा रहता है, पाचन एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार जो बनी होती है वो बनी होती है लिपोप्रोटीन का, लिपोप्रोटीन का, माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार बनी होती है लिपोप्रोटीन का। फिर माइटोकॉन्ड्रिया समृद्ध है, माइटोकॉन्ड्रिया जो समृद्ध है, तो माइटोकॉन्ड्रिया समृद्ध है एटीपी का निर्माण के लिए, एटीपी का निर्माण के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया समृद्ध है एटीपी का निर्माण के लिए। फिर पोलीसोम, पोलीसोम क्या है, पोलीसोम जो है राइबोसोम और एमआरएनए है, राइबोसोम और एमआरएनए। पोलीसोम क्या है, तो पोलीसोम है राइबोसोम और एमआरएनए। फिर जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत क्या है, जीवित कोशिका अगर है तो उसमें ऊर्जा स्रोत क्या है, तो जीवित कोशिका में ऊर्जा स्रोत जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, जीवित कोशिका में ऊर्जा स्रोत क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया था, तरल मोजाइक मॉडल को प्रस्तुत कौन किया था, तो तरल मोजाइक मॉडल को प्रस्तुत किया था सिंगर एवं निकोलसन, सिंगर एवं निकोलसन जो है तरल मोजाइक मॉडल को मत को प्रस्तुत किया था। कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति जो पाई जाएगी वो पादप कोशिका में पाई जाएगी, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में। अवर्णिक का मुख्य कार्य क्या है, अवर्णित लवक जो है, अवर्णित लवक का मुख्य कार्य
अवर्णित लवक का मुख्य कार्य, अवर्णित लवक का मुख्य कार्य है खाद्य पदार्थों का संचयन करना, खाद्य पदार्थों का संचयन करना। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज किया था? तो पुरकिंजे ने जीवद्रव का खोज किया था, जीवद्रव का, जीवद्रव का खोज किया था। जीवद्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। जीवद्रव जो है सम्मिलित रूप से बना होता है किस किस का? तो जीवद्रव जो है सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव और केंद्रक का, कोशिका द्रव और केंद्रक का बना होता है, कोशिका द्रव और केंद्रक का बना होता है। जीवद्रव सम्मिलित रूप से बना होता है कोशिका द्रव और केंद्रक का बना होता है। कोशिका झिल्ली बनी होती है, कोशिका झिल्ली जो है कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड का, कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड का। फिर पौधा की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान कौन करता है? पौधा की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता जो प्रदान करता है कौन करता है? तो करता है आपका सेलुलोज करता है, सेलुलोज। पौधा की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है सेलुलोज। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त जो है कोशिकांग किस में पाया जाता है? तो झिल्ली युक्त कोशिकांग जो है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। फिर किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? मतलब किस प्रकार में जो झिल्ली नहीं होता, जीवाणु में नहीं होता है कि अमीबा में नहीं होता है कि वायरस में नहीं होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है? तो झिल्ली नहीं होती है, यानी जीवाणु में जो है झिल्ली नहीं होती है। ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं, यानी ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपर क्या अवस्थित रहता है? तो बाहरी झिल्ली के ऊपर जो अवस्थित रहता है राइबोसोम रहता है, राइबोसोम। ईआर के बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहता है राइबोसोम। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेते हैं, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल जो है संश्लेषण में भाग लेते हैं, वो लेते हैं चिकनी ईआर के, चिकनी ईआर में वसा और कोलेस्ट्रॉल जो है संश्लेषण में भाग लेते हैं। राइबोसोम बना होता है, राइबोसोम जो है ना, राइबोसोम ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं किसमें? तो गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं यानी कि प्रोकैरियोटिक में भी गोल्जी उपकरण नहीं पाया जाता है, रुधिर यानी आरबीसी में भी नहीं पाया जाता है और नील हरित शैवाल में भी नहीं पाया जाता है। गोल्जी उपकरण जो है इन सभी में नहीं पाए जाते हैं। फिर समांतर नलिका, अब बोल रहा है कि समांतर नलिका या स्टेमनी के समूह से बनी संरचना है। स्टेमनी से बनी समूह संरचना जो है क्या है? तो संरचना है गोल्जी उपकरण। क्या है? गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थ का संचय, रूपांतरण तथा पैकेज कर कोशिका के अंदर या बाहर भेजता है? तो कोशिका के अंदर या बाहर भेजता है गोल्जी उपकरण भेजता है, गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम का सर्वप्रथम सबसे पहले किसने देखा था? तो लाइसोसोम जो है सबसे पहले किसने देखा था? तो क्रिश्चियन डी डुवे ने। लाइसोसोम सबसे पहले क्रिश्चियन डी डुवे ने देखा था। इसके बाद जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाली कोशिकांग है, जीवाणु और वायरस से रक्षा करता है, कौन करेगा? तो लाइसोसोम करेगा। जीवाणु और वायरस से रक्षा कौन कोशिकांग करता है? तो लाइसोसोम करता है, लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? क्रिस्टी जो है माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है। इसके बाद श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहता है, श्वसन से संबंधित एंजाइम जो है किसमें मौजूद रहता है? तो ये रहता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में रहता है। रंगीन एवं श्वेत
प्लास्टिड को क्या कहते हैं, रंगीन और श्वेत प्लास्टिड, यानी रंगीन और श्वेत प्लास्टिड के बाद बोला जाए तो ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। रंगीन और श्वेत प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाली तरल युक्त गुहा को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाली तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? तो तरल युक्त गुहा को कहा जाता है स्ट्रोमा। तरल युक्त गुहा को कहा जाता है स्ट्रोमा। फिर कोशिका कला जो है, कोशिका कला वर्णतयमा प्रागम्य होती है, क्योंकि इसमें जो है क्या होता है, क्योंकि इसमें जो है ना, यह कुछ अणुओं के अंदर बाहर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक देती है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर जो है डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित पोषक में से कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है कैल्शियम। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा जो है कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? कैल्शियम है। निम्नलिखित कोशिका अंगों में से कौन एक अर्धपरागम्य है? तो अर्धपरागम्य क्या है? अर्धपरागम्य जो है ना, कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली दोनों होगा। अर्धपरागम्य झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली। फिर कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, जिसे बोल रहे कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित है। आकार आमाप जो है विशिष्ट कार्य से संबंधित है, तो ठीक है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी ठीक है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ठीक है। सभी देह ऊतक में एक की प्रकार की कोशिका होती है, एक प्रकार की नहीं होती, एक से अधिक प्रकार की होती है, यही गलत है। निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा। इसके बाद कोशिका व अवान्विक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिका व अवान्विक जीव विज्ञान केंद्र जो है स्थित है कहाँ है? तो हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। फिर कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव कहलाता है। यह किससे बना होता है? जीवद्रव जो है, जीवद्रव किससे बना होता है? तो जीवद्रव कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना होता है। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना होता है जीवद्रव। कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिकांग से बना होता है। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा गुणसूत्र जो पाया जाता है ओफियोगोलस में पाया जाता है। ओफियोगोलस में। फिर वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक रूप से केंद्रक जो है किसमें अनुपस्थित होता है? तो अनुपस्थित होगा जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। जीवाणुओं में अनुपस्थित है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज नॉल तथा रस्का किया था। नॉल तथा रस्का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था? नॉल तथा रस्का। अंतरप्राय जालिका की खोज किसने किया था? अंतरप्राय जालिका की खोज किसने किया था? तो अंतरप्राय जालिका की खोज जो है ना, वो किया था पोर्टर ने। अंतरप्राय जालिका की खोज पोर्टर किया था। गुणसूत्र शब्द
गुणसूत्र शब्द वाल्डेयर, गुणसूत्र शब्द वाल्डेयर कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है तो कोशिका भित्ति करती है। फिर कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, सख्त, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल जो है क्या कहलाता है, तो घना जाल कहलाता है घना जाल कहलाता है अंतःप्राय जालिका कहलाता है। प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल है, प्रोटीन का निर्माण जो होता है कहाँ से होता है, तो प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम, प्रोटीन का निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप में पाया जाता है, तो कोशिका भित्ति जो है केवल पादप में पाया जाएगा। लवक यानी प्लास्टिड भी पादप में पाया जाता है, रिक्तिया भी क्या होगा, पादप में पाया जाता है। उपयुक्त सभी कोशिकीय शोषण की सक्रिय स्थल जो है, कोशिकीय शोषण की सक्रिय स्थल अगर बोला जाए, सक्रिय स्थल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर अवर्णित लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है अवर्णित लवक मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो जड़ों की कोशिका में पाए जाते हैं, जड़ों की कोशिका में पाए जाते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग प्रदान करता है, फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षण रंग जो प्रदान करेगा, तो रंग कौन प्रदान करेगा, तो क्रोमोप्लास्ट प्रदान करेगा, क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करेगा क्रोमोप्लास्ट। फिर पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करेगा, पत्तियों का हरा रंग जो प्रदान करेगा, पत्तियों का हरा रंग प्रदान करेगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना। पत्तियों का हरा रंग प्रदान कौन करेगा, क्लोरोप्लास्ट करेगा, क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहा जाता है। फिर लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीवद्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उसे क्या कहा जाता है, घुला देने और नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उसे कहा जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। यानी लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीवद्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, उसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो है क्या कहलाता है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो है वो कहलाता है आपका कोशिका भित्ति कहलाता है। और कोशिका बाहरी आवरण कोशिका भित्ति या भीतरी आवरण कोशिका झिल्ली। फिर कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, कोशिका में जो है प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग अगर बोले तो सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड होगा, प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड यानी लवक। फिर कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर जो है पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया 95C। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, तो भोजन का ऑक्सीकरण जो है ना नहीं होगा, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है, यदि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है, तो कौन सा कार्य नहीं होगा, तो ये प्रोटीन संश्लेषण कार्य जो है नहीं होगा, प्रोटीन संश्लेषण कार्य नहीं होगा। फिर कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करता है, यानी कौन सी रचना जो है जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका में विभेदित करता है, तो सेंट्रोओल जो है सेंट्रोओल करता है विभेदित, सेंट्रोओल। फिर सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, सेल सबसे पहले सेल जो दिया था, यानी सेल जो सबसे पहले दिया था रॉबर्ट हुक, सेल सबसे पहले रॉबर्ट हुक।
न्यूक्लियस का खोज कौन किया था? तो ब्राउन, यानी कि रॉबर्ट ब्राउन किया था न्यूक्लियस का खोज। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? यानी डीएनए का डबल हेलिक्स प्रारूप जो है सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? तो सबसे पहले प्रस्तावित किया था वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने। जीवदर जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीवदर जो है जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? यह कथन जो है हेक्सले का था। हेक्सले का कहना था कि जीवदर जो है जीवन का भौतिक आधार है। फिर आइए अगर बोला जाए कि जीवदर्व शब्द का प्रयोग अगर सबसे पहले कौन किया था, तो जीवदर्व का सबसे पहले प्रयोग जो है वो जीवदर्व का बोल रहा है, पुरकिंजे होना चाहिए, पुरकिंजे। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीवाणु में अनुपस्थित होता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन जो है कहलाता है, भीतरी वलन जो है क्रिस्टी कहलाता है। और कोशिका जो है, कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो है होती है, कैसी होती है कोशिका भित्ति? तो कोशिका भित्ति जो है ना, कोशिका भित्ति प्रागम्य होगी, कोशिका भित्ति प्रागम्य होगी। कोशिका झिल्ली जो है, कोशिका झिल्ली अर्ध प्रागम्य होगी। झिल्ली अर्ध प्रागम्य होगी और कोशिका भित्ति प्रागम्य होगी, याद रखिएगा। फिर लाइसोसोम का कार्य क्या है? लाइसोसोम का अगर कार्य पूछ ले कि लाइसोसोम का कार्य क्या है, तो यह अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करता है। अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करता है, लाइसोसोम का कार्य होता है। फिर कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? यानी जंतु में अनुपस्थित होता है, यानी कि पादप में होगा। तो पादप में क्या होगा? तो जैसे पादप में क्या होगा? प्लास्टेट होगा, लवक होगा। यानी फिर प्रोगेम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? नया क्वेश्चन है। प्रोगेम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण जो है क्या कहलाता है? तो आणविक नियंत्रण क्या कहलाएगा? एपोटोपोसिम कहलाएगा, एपोटोपोसिम कहलाएगा, एपोटोपोसिम कहलाएगा। फिर कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? डीएनए जो रखता है, कौन रखता है? डीएनए रखता है, डीएनए रखता है माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए रखता है माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए रखता है। फिर गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य जो है ना, स्राव करना। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? स्राव करना। किसकी जो है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? पादप और पशु, क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव जो है कोशिका के बने होते हैं? सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। सभी जीव कोशिका के बने होते हैं। स्लाइडेन और
स्वान, स्लाइडेन और स्वान बताए थे कि सभी जीव कोशिका के बने थे 2 और 4। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ जो है जल है। प्रासरण, प्रासरण का परिभाषा क्या है? प्रासरण का परिभाषा जो है यह अर्ध प्रागम्य कला से होकर विलय का प्रभाव करता है। इसके बाद कला के बगैर जल का प्रभाव करता है। यह अर्ध प्रागम्य कला में होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रभाव करता है, उसमें से कोई नहीं। तो इसका होगा, यानी यह जो है अर्ध प्रागम्य कला से होकर कम से अधिक सांद्रता में प्रभाव करता है, कम से अधिक सांद्रता में प्रभाव करता है। यदि लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि यह बाह्य प्रासरण द्वारा बाहर निकलता है, क्योंकि यह जल जो है बाह्य प्रासरण द्वारा बाहर निकलता है। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनतमकृत होती है तब वह एक विलय में रख दिया जाता है। ऐसा विलयन क्या कहलाता है? ऐसा विलयन जो है, ऐसा विलयन हाइपरटोनिक कहलाता है। यानी यदि एक कोशिका आकार में न्यूनतम होती है तब वो एक विलयन में रख दी जाती है, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? हाइपरटोनिक कहलाता है। फिर एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, एक अल्प प्रासरी विलयन में, रखी जाती है। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं, यानी बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंतःशोषण के कारण बीज फूलते हैं जल में रखे जाने पर, तो अंतःशोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजा वर्षा ऋतु में फूल जाता है। किस कारण वर्षा ऋतु में फूल जाता है? तो ये भी अंतःशोषण के कारण जो है फूल जाता है। उर्वरक का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधा की मृत्यु का कारण बनता है। यानी उर्वरक का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग जो है पौधा की मृत्यु का कारण बनता है। वो किसके कारण होगा? तो बाह्य प्रासरण के कारण होगा। बाह्य प्रासरण के कारण होता है। केंद्रक के विभाजन को क्या कहा जाता है? केंद्रक के विभाजन को जो है, केंद्रक में विभाजन होगा ना तो कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। केंद्रक में विभाजन को कैरियोकाइनेसिस, कोशिका में विभाजन को साइटोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। और शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन जो है उत्तरदायी होता है? तो शरीर के मरम्मत के लिए जो है कौन सा कोशिका उत्तरदायी होता है? तो होगा समसूत्री विभाजन। फिर केशरुकों को वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। यानी केशरुकों से वृषण में शुक्राणु का निर्माण जो होता है किसके कारण होता है? तो होता है केवल मोरिसिस द्वारा, केवल मोरिसिस द्वारा होता है। केशरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण जो होता है केवल मोरिसिस द्वारा होता है। फिर माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय पूर्ण
होने वाली अवस्था कौन है, यानी कि माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था, यानी सबसे ज़्यादा समय में प्रोफेज, सबसे ज़्यादा समय में प्रोफेज। फिर पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस किसकी सहायता से होती है? साइटोकाइनेसिस अगर बोला जाए, साइटोकाइनेसिस तो कोशिका पट्टिका, यानी कोशिका की सहायता से साइटोकाइनेसिस हो, कोशिका पट्टिका। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था, सबसे ज़्यादा में प्रोफेज और सबसे कम में एनाफेज। एनाफेज। एक कोशिका में माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिका बनता है? कितने बार विभाजन? टोटल 8 बार विभाजन से जो है 256 कोशिका बनता है। क्रॉसिंग ओवर की घटना जो है ना, कोशिका किस घटना के द्वारा होता है? क्रॉसिंग ओवर की घटना जो है किस कोशिका विभाजन में होता है? तो क्रॉसिंग ओवर जो है अर्धसूत्री विभाजन में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में क्रॉसिंग ओवर। फिर पारगति किस अवस्था में होता है? पारगति क्रॉसिंग ओवर, वही क्रॉसिंग ओवर जिसको कहता है पारगति, क्रॉसिंग ओवर की घटना। तो क्रॉसिंग ओवर की घटना जो होगा पैंकिटीन में होगा। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस में होगा? पैंकिटीन में होगा, पैंकिटीन में। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा? 200 शुक्राणु बनने के लिए तो कितने कोशिके में 200 शुक्राणु बनने के लिए कितने कोशिके में, कितने यहाँ कोशिका में मीसोसोम द्वारा विभाजन होता है? तो 50। फिर टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन सा है? टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन सा है? तो टेलोफेज की विपरीत अवस्था जो है प्रोफेज है। टेलोफेज की विपरीत अवस्था प्रोफेज है। माइटोसिस में सेंट्रोमेयर किस अवस्था में है? सेंट्रोमेयर एनाफेज में। सेंट्रोमेयर जो है किस अवस्था में आता है? तो एनाफेज में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होती है। फिर अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है और क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होती है। यानी दोनों सही, ए और बी दोनों सही। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना के द्वारा किया गया था? तो फोंटाना के द्वारा जो है ना केंद्रिका का खोज किया गया था। फोंटाना के द्वारा केंद्रिका का खोज किया गया था। फिर प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। समसूत्री विभाजन का कार्य जो है वो क्या है? तो बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि जो है समसूत्री विभाजन का कार्य है। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि।